हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इससे पहले की क्लास में बच्चों हमने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा था। जैसे इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गोलमेज सम्मेलन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हमने देखे थे, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में एक जैसे रहने वाले हैं। उनको हमने एक बार में ही डिस्कस कर लिया था, है ना। तो हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ा था, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में गांधी इरविन समझौते को भी पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहां क्लिक करके उसको देख सकते हो। इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इतिहास है। यहाँ पर जो घटनाएं हैं उनका एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। तो अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ा था। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत जो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौते में एक शर्त रखी गई थी कि कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करेगी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करेगी। ये शर्त रखी गई थी किसकी ओर से? ये शर्त रखी गई थी वायसराय लॉर्ड इरविन की ओर से, जिन्हें गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था। चूंकि गांधी इरविन समझौते में एक क्लॉज था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, इसलिए जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, अच्छा इससे पहले हमने जो है पहला गोलमेज सम्मेलन पढ़ा था, वहां पर हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति सम्मेलन में भाग लेने नहीं गया, इस वजह से सम्मेलन असफल हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो पहले से ही कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित कर लिया गया। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, आज हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इससे पहले हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका समय देखते हैं हम कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय क्या है। तो विद्यार्थियों, इस गोलमेज सम्मेलन का समय है 7 सितंबर 1931 से, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, 1 दिसंबर 1931 तक ये है दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, इसका समय ध्यान रखिएगा। समय भी पेपर में पूछ लेता है। सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल जो आते हैं उनमें किस तरीके से होता है, 3 घटनाएं दे देगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या तृतीय गोलमेज सम्मेलन। हो सकता है इनको क्रम में लगाने को आ जाए, है ना, इस तरीके से। हालांकि ये तो काफी ईजी हो जाएगा। तो गोलमेज सम्मेलन के आसपास की जो घटनाएं हैं उनको आपको सही क्रम में लगाने को दे देगा, जैसे गांधी इरविन समझौता, जैसे पूना पैक्ट। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं विद डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ है। 1931 में हम देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता भी हुआ है। तो जब इन्हें सही कालक्रम के अनुसार लगाने को आएगा तो वहां पर आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक समय है विद्यार्थियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी इरविन समझौते के कारण, है ना, जैसा कि हम लोगों को पता है कि गांधी इरविन समझौते के कारण 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस सम्मेलन के कारण कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, कांग्रेस ने भागीदारी की, कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि बताइए किस समझौते के बाद कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित की। तो ध्यान रखेंगे, गांधी इरविन समझौते के कारण कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अब प्रश्न उठता है कि कांग्रेस की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे।
तो विद्यार्थियों, कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो व्यक्ति थे गांधी जी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की उन व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो हैं SS राजपूताना जहाज में सवार होकर, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, SS राजपूताना जहाज, इस जहाज में सवार होकर गांधी जी पहुंचे इंग्लैंड। और इंग्लैंड में सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कॉमन है वो मैं आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान बता चुका हूं। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने। और अध्यक्षता किसने की? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो गांधी जी SS राजपूताना, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो वह किस जहाज से गए थे? तो वो जहाज था कौन सा? SS राजपूताना। तो SS राजपूताना जहाज से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि गांधी जी के अतिरिक्त इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन कौन गया था? तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण हस्तियां इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई थी। जैसे अगर हम देखें कौन कौन है वो, तो श्रीमती एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एनी बेसेंट भी शामिल थी। इसके अलावा सरोजनी नायडू भी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई थी, सरोजनी नायडू। अब क्या ये कांग्रेस की ओर से गई थी? तो बिल्कुल नहीं। ये लोग जिस पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थी भारतीय महिलाएं। ठीक है, भारतीय महिला वर्ग। तो भारतीय महिला वर्ग की ओर से एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। इसके अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय भी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय ये भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। किस दल की ओर से गए थे? तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस की ओर से तो नहीं गए थे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से केवल गांधी जी ही थे। ये थे राष्ट्रवादी दल की ओर से। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवादी दल। राष्ट्रवादी दल की ओर से मदन मोहन मालवीय जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू भारतीय महिलाओं की ओर से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जो गांधी जी के साथ इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर तो जा ही रहे हैं, वो तो पहले में भी गए हैं, दूसरे में भी गए हैं, तीसरे में भी गए हैं। और किस वर्ग की ओर से गए तो ये तो सबको पता है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। अब अगर हम बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ क्या, तो विद्यार्थियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर हम देखें तो वहां पर हमें एकता का अभाव देखने को मिला। यानी उस सम्मेलन में किसी एक भारत की बात नहीं थी। यहां पर अगर हम देखें तो मुसलमानों की ओर से मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे वो वहां पर हंगामा कर रहे थे कि मुसलमानों को अधिकार दिए जाए। ठीक है, हिंदू महासभा की ओर से MR जयकर, ठीक है, डॉक्टर मुंजे, ये लोग वहां हंगामा कर रहे थे। ठीक, कांग्रेस के प्रतिनिधि केवल एक ही हैं, महात्मा गांधी जी। इनकी बात वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वर्गों को अलग अलग बांटा जा चुका है। दलित वर्ग के अधिकारों की मांग डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। कुल मिला के सभी लोग अपने अपने वर्गों की बात को उठा रहे थे। मुसलमानों की बात अलग से उठाई जा रही थी, हिंदुओं की बात अलग से उठाई जा रही थी। ठीक है, दलितों की बात अलग से उठाई जा रही थी। यानी अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर लोग अपने अपने हिस्से की बात कर रहे थे, कोई भी भारत की बात नहीं कर रहा था। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर भारत की बात करने वाला कोई नहीं था, अपने अपने वर्गों की बात करने वाले लोग थे। गांधी जी ने जब इस चीज़ को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर मौजूद थे। गांधी जी ने जब इस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ तो एक प्रकार का
मछली बाजार लगा हुआ है जहाँ पर लोग अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को भारत से मतलब नहीं था। ये एक समस्या थी। यहाँ पर विभिन्न वर्गों ने, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, इन सभी लोगों ने अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व किया, ना कि एक भारत का। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। अब इस सम्मेलन में ये सब चल रहा था। प्लस अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो इसी गोलमेज सम्मेलन में, इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है, इसी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने SC/ST वर्ग के लिए, यानी दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इसी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो दलित समुदाय है, जो SC और ST समुदाय है, उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल जोन, इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरल जोन, सीज हम इसे कह सकते हैं। ये है सेपरेट इलेक्टोरल जोन, हिंदी में पृथक निर्वाचन मंडल। तो इसी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने SC/ST वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। विद्यार्थियों, पृथक निर्वाचन मंडल क्या है तो मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। मैंने 1919 के अधिनियम में भी ये आपको समझाया था, 1935 के अधिनियम में भी ये मैंने आपको समझाया था। कुल मिला के शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये होगा कि दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। यानी जिस तरीके से, देखिए, इससे पहले मुसलमान तो हिंदुओं से अलग हो ही चुके हैं। ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का एक परिणाम था। उन्होंने हिंदुओं को एक न होने के लिए उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया। हिंदू मुस्लिम एक ना हो पाए, इसलिए पहले मुसलमानों को दे दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है दलितों को भी अलग करने की बात आ रही है। इसमें मोहरा किसको बनाया गया? डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात की वकालत की कि हाँ, ये जो दलित हैं ये हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। इस बात से गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। गांधी जी को इस बात का बेहद बुरा लगा, क्योंकि गांधी जी के मन में दलितों के लिए एक विशेष स्थान था। गांधी जी ही वो व्यक्ति थे विद्यार्थियों जिन्होंने दलितों को हरिजन कहकर पुकारा। ये ध्यान रखेंगे हम, है ना। काफ़ी बड़ा योगदान है गांधी जी का दलित वर्ग के उत्थान के लिए। दलित सेवक संघ जो है, हरिजन सेवक संघ, वो गांधी जी के द्वारा ही बनाया गया था, हम इसको पढ़ चुके हैं। तो दलित वर्ग के लिए एक काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था गांधी जी के दिल में। और जब उन्होंने ये महसूस किया कि दलितों को अलग होने की बात हो रही है हिंदू समाज से, तो वो काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के इस स्टैंड का काफ़ी विरोध भी किया। ये सब चीज़ें जो हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चल रही हैं, है ना। इसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने तुरंत औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही। इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज ये कहते हैं कि हम स्वशासन देंगे तो वो तत्काल हमें औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करें, यानी वो तुरंत हमें औपनिवेशिक स्वराज उपलब्ध करवाएं, यानी तुरंत होम रूल उपलब्ध करवाएं अंग्रेज। ऐसी गांधी जी ने प्रबल वकालत की दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। तो गांधी जी ने इसी गोलमेज सम्मेलन में औपनिवेशिक स्वराज की बात की, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब इन सब घटनाओं के बीच, क्योंकि यहाँ पर कोई एक मत तो हो नहीं पा रहा है, हिंदू महासभा अलग चल रही है, डॉक्टर अंबेडकर अलग चल रहे हैं, मुस्लिम लीग अलग चल रही है, जैसा कि मैंने बताया भारत की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। इस कारण से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आवश्यक रूप से असफल हो गया, हो ही जाएगा, ठीक है। इसी कारण से विद्यार्थियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। और असफल होने के बाद गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस आ गए, ठीक है। गांधी जी जब ये गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया
तो 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए, इंग्लैंड से वापस आ गए। और जब जहाज से उतरते हैं तो वह भारत की जनता को संबोधित करते हैं और वह कहते हैं कि मैं अवश्य गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटा हूं। गांधी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मुझे जरूर गोलमेज सम्मेलन से असफलता हाथ लगी है, यानी मैं वहां से खाली हाथ लौटा हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने भारत की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया, यानी मैंने प्रबलता से अपना पक्ष रखा और मैंने भारत को अंग्रेजों के सामने झुकने नहीं दिया। तो गांधी जी यहाँ पर 28 दिसंबर 1931 को वापस लौटते हैं और कहते हैं कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इसी समय पर विद्यार्थियों एक पत्रकार जिसका नाम है फ्रैंक मोरेस, ध्यान रखिएगा, इसी समय में एक पत्रकार जिसका नाम है फ्रैंक मोरेस, इसने गांधी जी के ऊपर एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी आपको पता होनी चाहिए। पत्रकार फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की और उसने कहा कि अर्धनंगे फकीर का, ध्यान रखिएगा, फ्रैंक मोरेस ने, जो कि एक पत्रकार था, उसने गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की कि अर्धनंगे फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य बेहद ही चौंकाने वाला है। ये शब्द थे फ्रैंक मोरेस के। फ्रैंक मोरेस ने कहा कि अर्धनंगे फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड से वार्ता करने के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला दृश्य बेहद ही अद्भुत है, बेहद ही चौंकाने वाला है। ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी लाइन जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूं कि अर्धनंगे फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से वार्ता करने हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य अपने आप में बेहद ही अद्भुत है। ये पूरी की पूरी लाइन जो है विद्यार्थियों, ये फ्रैंक मोरेस की है। अच्छा, यहां पर एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस तो फ्रैंक मोरेस का है कि अर्धनंगे फकीर का सीढ़ियों पर चढ़ने वाला दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला है, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि विशेषकर अर्धनंगा फकीर, किसने कहा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर, तो वो व्यक्ति है विंस्टन चर्चिल, जो कि 1940 में जाकर के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो ये कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि अर्धनंगे फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अनोखा है। तो ये कोट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। और जब गांधी जी यहां से वापस लौटते हैं तो यहां से वापस लौटते ही गांधी जी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, गांधी जी वापस लौट आते हैं और गांधी जी वापस लौटने के बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इस आंदोलन की असफलता के बाद जब गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। विद्यार्थियों, ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है 4 जनवरी 1932 से। 4 जनवरी 1932 से गांधी जी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही गांधी जी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं, वैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है बच्चों? तो इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि गांधी इरविन समझौते की एक शर्त में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे, लेकिन यहां पर उन्होंने उस शर्त का उल्लंघन कर दिया। इस वजह से गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और इसी दौरान हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत ही कम्युनल चेहरा देखने को मिलता है। एक भयानक ही विध्वंसक फैसला यहाँ पर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि भारतीय इतिहास में
काफ़ी लंबे समय तक प्रभाव में रहा। अगर मैं कहूँ अभी तक प्रभाव में है तो ये गलत नहीं होगा। ये सब होने के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया, ठीक है, असफल भी हो गया। द्वितीय सवर्णवाग्य आंदोलन गांधी ने स्टार्ट कर दिया और गांधी जी को उठा करके जेल में डाल दिया गया, ठीक है। इस आंदोलन की वजह से गांधी जी कहाँ ठूंस दिए गए? जेल में ठूंस दिए गए। अच्छा, अब गांधी जी को कहाँ जेल में रखा गया? तो गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे की यरवादा जेल में रख दिया गया, पुणे की यरवादा जेल में। ये जेल आज भी मौजूद है पुणे में, महाराष्ट्र में। और मैं आपको बता दूं कि आपने नाम सुना होगा आतंकवादी आमिर कसाब का, है ना। कसाब का नाम आपने खूब सुना होगा, वो इसी जेल में था, गांधी जी भी इसी जेल में थे। तो ये जेल काफ़ी ऐतिहासिक है, ठीक है विद्यार्थियों। इसी पुणे की यरवादा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया गया। अब गांधी जी जेल में है और इसी दौरान अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति को अपने चरम पर ले जाते हैं और विद्यार्थियों वो घोषणा करते हैं कम्युनल अवार्ड की। तो हेडिंग डाल लीजिए आगे विद्यार्थियों, कम्युनल अवार्ड। हेडिंग डालते हैं हम लोग कम्युनल अवार्ड। चलिए देखते हैं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और अब घोषणा होती है यहां पर सांप्रदायिक पंचाट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये है कम्युनल अवार्ड। अब पहले हमें शब्द को समझें कि आखिरकार ये कम्युनल अवार्ड है क्या। सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, ये क्या है? तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो शब्द है, देखिए शब्द भी सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि तुम तो क्रांतिकारी की तरह हो, तो बहुत तक संभव है आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, आपको एक अभिमान वाली फीलिंग आएगी कि हाँ भाई, तुलना की है किसके साथ? क्रांतिकारी के साथ। और वहीं मैं आपसे कहूं कि नहीं तुम तो आतंकवादी हो, तो हो सकता है आपको गर्व वाली फीलिंग ना आए, शर्मिंदगी महसूस होने लगे। तो शब्द भी सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखिए यहाँ पर शब्दों का खेल। अगर मैं आपसे कहूँ वर्तमान में ये परिप्रेक्ष्य है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें ये माना जाता है कि सांप्रदायिकता जो है एक नकारात्मक शब्द है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप तो सांप्रदायिकतावादी हैं, आप तो एक कम्युनल व्यक्ति हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आप विभिन्न धर्मों में लेकर जो है भेदभाव करते हैं और आप जो है दंगे कराने वाले व्यक्ति माने जाएंगे अगर आप सांप्रदायिक हैं। जैसे आपने सुना भी होगा सांप्रदायिक दंगे, सुना है ना। तो दंगों के साथ जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इस नकारात्मक शब्द को एक पुरस्कार के तौर पर पेश कर रहे हैं अंग्रेज। देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्युनल अवार्ड, हिंदी में सांप्रदायिक पंचायत। यानी उन्होंने इस नकारात्मक शब्द को भारतीयों को एक पुरस्कार के तौर पर दिया है। यानी एक उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज होती है, सांप्रदायिकता तो बहुत ही बेहतर चीज होती है। और भारत में जो सांप्रदायिकता है उसके बीज बोने वाले अंग्रेज ही थे। आप देख सकते हैं यहीं से स्टार्ट हुआ है कम्युनिज्म। अब इसमें क्या था विद्यार्थियों, तो इसकी घोषणा कब हुई पहले हम ये जान लेते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई है 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को घोषणा हुई सांप्रदायिक पंचायत की। और विद्यार्थियों इसमें क्या कहा गया, इसकी घोषणा करने वाले व्यक्ति कौन है वो भी जान लीजिए। इसकी घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखना, रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की सांप्रदायिक पंचायत की। अब ये क्या था, तो विद्यार्थियों इसी सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत SC ST वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। पृथक
निर्वाचन मंडल दे दिया गया। इसी सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत SC/ST समुदाय को हिंदुओं से अलग करते हुए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया, यानी दलित वर्ग को, हरिजन वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की ये साजिश को अंजाम दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल अलग है हिंदुओं से, ये हिंदू नहीं है। और विद्यार्थियों, दुख की बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज़ का सपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर की ही डिमांड थी कि SC/ST वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाए, और अंग्रेजों ने उसको दे भी दिया। लेकिन हमने देखा था गांधी जी ने इसका प्रबल विरोध किया। अब जैसे ही ये सांप्रदायिक पंचायत आया, इसके पीछे लक्ष्य क्या था? तो सीधा सा लक्ष्य था फूट डालो, राज करो, हिंदू समाज को एक नहीं होने देना है। ठीक है, हिंदू समाज को एक नहीं होने देना है, उन्हें जातियों में बांट के रखिए जिससे उनमें कभी एकता ना आ पाए, और जब वो एक नहीं हो पाएंगे तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएंगे, और आंदोलन नहीं कर पाएंगे तो हमारा शासन लंबे समय तक चलता रहेगा। इससे पहले जब हिंदू मुसलमान एक हुए थे तो विद्यार्थियों 1857 की क्रांति हो गई थी। उसके बाद जब एक हुए थे तो असहयोग आंदोलन हो गया था। लेकिन अब इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते अंग्रेज, इसलिए उन्होंने इन सबको अलग अलग कर दिया। उन्होंने कहा हिंदुओं को भी जातियों और उपजातियों में बांट दो, इसीलिए SC/ST वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दे दी गई। अब जैसे ही इसकी घोषणा हुई विद्यार्थियों, तो गांधी जी तो इसके कट्टर विरोधी हैं ही। गांधी जी इस समय विद्यार्थियों, गांधी जी इस समय कहां पर हैं? मैंने आपको बताया था गांधी जी इस समय पूना जेल में हैं। गांधी जी इस समय कहां हैं? पूना जेल में। गांधी जी को पता चलता है कि SC/ST को हिंदुओं से अलग करने की साजिश रची जा रही है, तो गांधी जी को इस बात का बेहद दुख हुआ, और इसी समय में गांधी जी ने इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए जाने के विरोध में 20 सितंबर, भाई 16 अगस्त को ये आया है, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने कहा कि मैं इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन करूंगा। आमरण अनशन मतलब फास्टिंग टिल डेथ। फास्टिंग मतलब व्रत, तब तक व्रत रखा जाएगा, तब तक उपवास किया जाएगा जब तक भूख से मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। तो फास्टिंग अंटिल डेथ तक उन्होंने व्रत करने की घोषणा की। किसके विरोध में? पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में। दलित वर्ग को, हमारे हरिजन समाज को हिंदुओं से अलग किए जाने के विरोध में उन्होंने 20 सितंबर 1932 को, ध्यान रखना गांधी जी ने पूना जेल में, ये गांधी जी के द्वारा किए जाने वाला अनशन है, ठीक है, गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को पूना जेल में आमरण अनशन करने की घोषणा की। विद्यार्थियों, गांधी जी के द्वारा कोई भी आंदोलन अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, और गांधी जी जब घोषणा कर रहे हैं आमरण अनशन की, तो ये बहुत बड़ी बात है। गांधी जी के द्वारा इस प्रकार की घोषणा का मतलब था पूरे भारत में खलबली मच गई। हर व्यक्ति जो है डॉक्टर अंबेडकर को समझाने का प्रयास करने लगा कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, कृपया करके दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मत करो। इस प्रकार के प्रयास सभी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ करने शुरू किए। डॉक्टर अंबेडकर को समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसा ना करें, और अंत में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, इन सभी के प्रयासों से, ठीक है, इन सभी के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ विद्यार्थियों, ठीक है, एक समझौता हुआ, और उस समझौते को हम कहते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, इसको कहा जाता है पूना पैक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ है? पूना पैक्ट हुआ है 26 सितंबर 1932 को, ठीक है। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। गांधी जी की मृत्यु का मतलब था
कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समाप्त हो जाना, क्योंकि गांधी ही जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत को एक कर रखा था। इसके अतिरिक्त ये जितने भी नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी, वो केवल अपने वर्ग के नेता हैं, ठीक है, क्षेत्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ना केवल राष्ट्रीय नेता हैं वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नेता हैं, और पूरे भारत को एक करने में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय है। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अन्य जो क्रांतिकारी हैं उनका योगदान नहीं है, लेकिन गांधी जी ने पूरे देश को एक करने में जो भूमिका निभाई वो वाकई में सराहनीय है। ऐसे अन्य नेता कोई भी नहीं कर पाए। वो अपने वर्गों के नेता बन के रहे या अपने क्षेत्रीय नेता बन करके रहे, जबकि गांधी जी का स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही था। तो गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की, और गांधी जी के आमरण अनशन करने का मतलब था सारे लोग सत्ते में आ गए, और अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की मांगों को स्वीकार किया, और फिर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, ध्यान रखिएगा ये किसके बीच हुआ है, ये हुआ है डॉक्टर अंबेडकर एवं महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ उसको हम कहते हैं पूना पैक्ट। किस वर्ष हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस 2019 में पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये, पूना समझौता कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। और इस समझौते के अंतर्गत हुआ क्या, तो इस समझौते के अंतर्गत जो चीजें हुई वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज हुई ये कि SC ST वर्ग को जो सेपरेट इलेक्टोरल जोन मिला हुआ था ये समाप्त हो गया। डॉक्टर अंबेडकर को समझाया जब गांधी जी और उनके सहयोगियों ने, तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि ठीक है, हमें जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया है हम उसे अस्वीकार करते हैं। तो दलित वर्ग को सेपरेट इलेक्शन जोन की व्यवस्था ये समाप्त कर दी गई। इसके अलावा क्या हुआ विद्यार्थियों, इसके अलावा कुछ विशेष प्रोविजन किए गए, जैसे प्रांतीय विधानमंडलों में SC ST वर्ग के लिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन जोन खत्म। गांधी ने कहा आप इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दीजिए, बदले में हम क्या करेंगे। यहां पर देखिए ये भी समझना बेहद जरूरी है कि जब गांधी जी ये कह रहे थे कि आप इसको स्वीकार मत करो, तो उनसे पूछा गया फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। भाई डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये पूछा कि आप ये कहते हो कि दलित वर्गों को सेपरेट इलेक्शन जोन मत दो, तो उनके भले के लिए आपके पास क्या योजना है। तो गांधी जी बाकायदा योजना तैयार करके ही काम करते थे। तो गांधी ने कहा ठीक है, हम सेपरेट इलेक्शन जोन को समाप्त करने की बात करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको सरकार में स्थान सुनिश्चित करवाएंगे। जैसे प्रांतीय विधान मंडलों में SC ST वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, ठीक है। रिजर्वेशन यहां पर दे दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में SC ST वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। पहले सुरक्षित सीटों की संख्या थी 71 और अब हो गई ये 147। कहां पर, प्रांतीय विधानसभाओं में, शब्दों को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये कि केंद्रीय विधानसभा में ये बात थी प्रांतों की, अब बात है केंद्र की। केंद्रीय विधानसभा में SC ST वर्ग के लिए, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में SC ST वर्ग के लिए 18% सीटें बढ़ा दी गई। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला जो गांधी जी ने सुझाया, और ऑब्वियस सी बात है सेपरेट इलेक्टोरल जोन से तो बेहतर ही था।
ठीक है। तो पूना पैक्ट के अंतर्गत दलितों को मिलने वाला पृथक निर्वाचन मंडल अस्वीकार कर दिया गया और इसके स्थान पर गांधी ने कहा हम आपको रिजर्वेशन देंगे। कहां पर? सरकार में। प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रांतीय विधानसभाओं में पूना पैक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं में SC ST वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, जबकि केंद्रीय विधानसभा में SC ST वर्ग की सीटों को 18% इंक्रीज कर दिया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें थी विद्यार्थियों पूना समझौते की, जो कि हुआ है कब? 26 सितंबर 1932 को। और पूना पैक्ट के अंतर्गत पूरी तरह से सेपरेट इलेक्टोरल जोन की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद जो है विद्यार्थियों होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, ठीक है। इसके बाद होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। मैं इसे साफ कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद की महत्वपूर्ण घटना है विद्यार्थियों तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसके बाद की महत्वपूर्ण घटना है विद्यार्थियों तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ? इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। इसमें एक ही चीज है जो आपको याद रखनी है, वो इसका समय। 7 सितंबर 1900 इसका समय है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। बस यही इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे कहाँ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। अध्यक्ष कौन रहे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड रहे। उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति हैं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक है। और समय आपके सामने है, ठीक। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस नहीं गई। तो कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गई, ना पहले में गई ना दूसरे में गई, ना पहले में गई ना तीसरे में गई। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की, तो केवल दूसरे, ना पहले में ना तीसरे में, केवल दूसरे में। वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर पहले में भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में भी थे, है ना। स्पष्ट रूप से वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा इस गोलमेज सम्मेलन में कुछ जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, जो कुछ कट्टर लोग थे, उनको तो आमंत्रित ही नहीं किया गया। जैसे जिन्ना को भी सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। ऑब्वियस सी बात है, जब कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो ये सम्मेलन भी असफल हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये थे हमारे तीनों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने पढ़ा था जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, जिसका परिणाम हुआ क्या? गांधी इरविन समझौता। उसके बाद हमने पढ़ा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस की ओर से गांधी जी थे। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ असफल रहा। और उसके बाद गांधी ने शुरू किया द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा करते हैं सांप्रदायिक पंचाट की, जिसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। और उसके बाद गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा घटनाक्रम। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे 1937 का आम चुनाव, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था इसका। अगला जो टॉपिक है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, 1937 के आम चुनाव, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन, कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज के इतने ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए हमारा बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह से सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।